Hello friends, welcome to ProTalent and we are talking about Draft Lakshadweep Development Authority Regulation 2021. My dear students, I'm sure you are aware about that this particular authority bill, you can say, was introduced by some around, you can say, January, February, and by 23rd of May, it became one of the big, you can say, powerful movement to protect Lakshadweep. ओके चलिए सबसे पहले लक्षद्वीप समझते हैं लक्षद्वीप एग्जैक्टली है क्या। इंडिया की जो 8 यूनियन टेरिटरीज है उनमें से दिस लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट टेरिटरी। ओके सबसे छोटी टेरिटरी है। इट इज यू कैन से स्प्रेडेड ओवर 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। ओके विच इज इंडिया का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। देर आर सम अराउंड 36 आइलैंड्स। ओके 36 आइलैंड है और ये 36 आइलैंड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 और दे आर कैटेगराइज्ड एज अ 3 मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड। ओके कौन कौन से हैं? सबसे पहला हम देखें तो दैट इज कॉल्ड अमिनदीव। सेकेंड इज यू कैन से लक्काडाइव एंड थर्ड इज मिनिकॉय। ओके अमिनदीव, ठीक है, लक्काडाइव एंड मिनिकॉय यू कैन से ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ठीक है इनका जो कैपिटल है, ठीक है, ओके द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज यू कैन से कवरत्ती। ओके दैट इज द कैपिटल। ओके चलिए ग्रेट दोस्तों यहाँ पे करीबन 93% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है दैट इज मुस्लिम पॉपुलेशन है। दे आर सुन्नी ग्रुप ऑफ पीपल, मुस्लिम सुन्नी, ठीक है, एंड यहाँ पे ज़्यादातर लोग मलयालम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। Okay, this is what the idea is. Some around 93% of the indigenous population are Muslim and Malayalam is basically being spoken there. Okay, चलिए ग्रेट। ठीक है वहाँ पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, और ज़्यादातर वहाँ पे गवर्नमेंट होता है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के द्वारा। ठीक है चलिए दैट इज नॉट वेरी क्रूशियल। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज इट इज द स्मॉलेस्ट टेरिटरी, 36 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मेजरली डिवाइडेड इन अमिनदीव, लक्काडीव, मिनिकॉय एंड 93% ऑफ मुस्लिम सुन्नी यू कैन से पॉपुलेशन। चलिए ग्रेट, ये तो हो गया लक्षद्वीप का बैकग्राउंड। उसका कैपिटल है कवराती। नाउ यू नो दैट यू कैन से जो लक्षद्वीप या ऐसी कोई भी यूनियन टेरिटरी होती है, ओके, और उस यूनियन टेरिटरी में देयर इज an administrator. Okay, I'm sure every one of you are aware about it. ठीक है all those union territories will have administrator directly appointed by the president. Okay, what happened in you can say December 2020, ठीक है, ये जो administrator का power था that is given to प्रफुल्ल खोड़ाभाई पटेल। ठीक है ओके प्रफुल्ल खोड़ाभाई पटेल बिकेम द एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये प्रफुल्ल भाई पटेल जो थे ना, ठीक है, ये प्रफुल्ल भाई पटेल वाज ऑलरेडी द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, दीव एंड दमन। ओके तो इनको ये एडिशनल इंचार्ज दिया फॉर लक्षद्वीप का। जिस तरीके से दादरा एंड नगर हवेली और दीव दमन में इन्होंने पूरी कहानी बदल दी इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लॉट ऑफ यू कैन से एक्टिविटीज, ठीक है, सेम तरीके की एक्टिविटी ये लक्षद्वीप में करना चाहते हैं। ठीक है तो जनवरी 2021 में, ठीक है, उन्होंने एक एक्ट यू कैन से एंटर किया। उस एक्ट का नाम था प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्ट और एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 2021। ठीक है जिसको पॉपुलरली यू कैन से गुंडा एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है लोग उसको गुंडा एक्ट भी बोलते हैं विच इज नोन एज पासा। ठीक है ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है जहां पे पुलिस 1 साल तक किसी को पकड़कर यू कैन से जेल में डाल सकती है। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक सिनारियो। ठीक है ये उन्होंने कोशिश करी। ठीक है नाउ दिस इज अ बिग प्रॉब्लम नंबर 1। नंबर 2 जो उन्होंने एक और चेंज किया विच इज कॉल्ड लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, विच इज कॉल्ड LADR
2021 ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जिसके अंदर जो भी गवर्नमेंट है लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर वो कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी लेकर आएंगे या कोई भी अर्बन डेवलपमेंट एक्टिविटी आएंगे, वहां पे अगर आइलैंड के लोगों की जमीन ये लोग लेंगे तो इनको रिलोकेट करने का मतलब, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल एक एरिया है, यहाँ पे इनको कुछ डेवलप करना है, यहाँ पे कुछ लोगों की ज़मीन है, इसको डेवलप करने के लिए यहाँ के लोगों को हटाकर कहीं और लगाना है, ठीक है, या ये ज़मीन ही उनको हाथ में ले लेनी है, तो उसका पूरा पावर इनके हाथ में मिलेगा। ओके, दिस इज वॉट द आइडिया इज लक्षद्वीप डेवलपमेंट ऑथोरिटी। इट एम्पावर्स गवर्नमेंट which is identified as an administrator. Government of Lakshadweep is identified as an administrator. Okay, ठीक है, वही गवर्नमेंट है वहां पे, ठीक है, so they will, मतलब this administrator will provide planning and development, ठीक है, और उसके द्वारा वो पूरा का पूरा जमीन अपने तरीके से ले सकते हैं, उसका जोनिंग कैसे करना, लैंड का यूज़ कैसे करना, हाईवे पे कहाँ बनाना, ठीक है, रिंग रोड कैसे बनाने, रेलवे कैसे बनाना, ट्रामवे, एयरपोर्ट, थिएटर, ठीक है, ये सब चीज़ के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर का अधिकार होगा। ये सुनो, प्राइमरली ऑब्जेक्टिव ये है कि टूरिज्म बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो। दोस्तों, लक्षद्वीप का जो जगह है, ठीक है, अगर आप टूरिज्म पर्पज से देखें तो मज़ेदार सा जगह है। लोग बहुत पैसा खर्च करके मालदीव्स जाते हैं। मालदीव्स में जैसा एक ऐसे समुंदर दिखता है, जिस तरीके का बीच दिखता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही एक ऐसे दुनिया वहाँ पे मिलती है, पर वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये सुनो, ठीक है, डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दिस आर द एरियाज विच आर कमिंग अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट करना है या कोई भी ऐसी चीज़ें करनी है, सो दे आर डन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ, यू कैन से दिस शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया का मैनेजमेंट के मुताबिक, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट ये एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने हाथ में ले लिया, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, ठीक है। अच्छा, ये डेवलपमेंट के अंदर एक कुछ और चेंजेस भी करे। जिन लोगों के पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है, वो लोग पंचायत इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पे जो मिड डे मील स्कीम थी, वहाँ से नॉन वेजिटेरियन फूड उन्होंने हटा दिया, ठीक है, और काउ स्लॉटर, ठीक है, और काउ बीफ के ऊपर वहाँ पे उन्होंने बैन कर दिया, ठीक है। ये सब चीज़ें लक्षद्वीप में करी गई और ये लोगों को नहीं पसंद आ रही है, ठीक है। आपने देखा होगा जब लोग इसके अपोज में बोलने की कोशिश करते हैं तो इनके ऊपर सेडिशन का चार्जेस लगा दिया है। Yes or no? I think this is pretty comfortable for everyone of you to understand कि किस तरीके से ये ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी में आपको 1 और 2 वी कैन से ये जो रेगुलेशन बिल है उसके बारे में पता होना चाहिए, लक्षद्वीप के बारे में पता होना चाहिए, लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। Yes or no? जब ये प्रफुल्ल खोड़ाभाई पटेल इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर उन्होंने 2 और बिल के ऊपर बातें करी है। समझना, ये 2 तो इंपॉर्टेंट बिल थे। एक और उन्होंने एक से जो लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किया उसका नाम है द लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन 2021, ठीक है। और एक और है विच इज द लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन, ओके, ठीक है। तो ये चेंजेस उन्होंने करे थे और ये चेंजेस लोगों को पसंद नहीं आ रहे। आइलैंड डेवलपमेंट एक ऐसे एजेंसी है वहाँ की, ठीक है, विच इज एडमिनिस्ट्रेटर के पूरे हाथ में है एंड देयर बाई पीपल आर रियली नॉट ओके। वहाँ पे टूरिज्म डेवलप करने के लिए इन्होंने ये काम किया। हालांकि प्रफुल्ल भाई पटेल ने, ठीक है, दमन दीव दादरा नगर हवेली में जिस तरीके से टूरिज्म डेवलपमेंट किया वो काबिले तारीफ था, ठीक है, पर वहाँ के लोगों को नहीं पसंद आया, ठीक है, वहाँ के लोगों को नहीं पसंद आया। क्यों? क्योंकि उनकी ज़मीनें जा रही थी, ओके।
आज अगर कोई दादरा नगर हवेली दमन दीव में घूमने जाएगा, ही विल फील वेरी हैप्पी अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि टूरिज्म अच्छी तरीके से डेवलप हुआ है, ठीक है। पर आप समझ सकते हैं कि ये टूरिज्म डेवलप करना दमन दीव और ऐसी सब जगह और लक्षद्वीप में डेवलप करना काफ़ी अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लड़ाइयाँ चल रही है, दैट इज़ वेरी क्रूशियल। ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं चाइना का स्पेस सुपर पावर रिलेटेड प्रोग्राम। दोस्तों, चाइना ने अभी रिसेंटली 3 महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापे हैं दोस्तों, ठीक है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में चाइना इज गोइंग टू बिकम द सुपर पावर, ठीक है। दोस्तों, काफ़ी सालों से चाइना इसके ऊपर मेहनत कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ यू कैन से डिकेड्स में चाइना विल हैव अ मोनोपोली इन द स्पेस। ऐसा लग रहा है भैया। चाइना ने पिछले कुछ सालों में अर्थ पे मोनोपोली लगाई थी अपने प्रोडक्शन की वजह से। नाउ यू कैन से दे आर गोइंग टू मेक दिस सुपर पावर पार्ट एंड दे विल हैव मोनोपोली इन स्पेस आफ्टर अमेरिका, रशिया। चाइना बिकेम द थर्ड कंट्री, ठीक है, जिन्होंने यू कैन से एक मार्स नाम के प्लैनेट के ऊपर अपना लैंडर लगाया। दोस्तों, इसके पहले, ठीक है, अगर आप ये समझे कि ये पहली इवेंट थी दोस्तों, सेकेंड इवेंट जो सक्सेसफुल करी उन्होंने, ठीक है, दैट इज लॉन्ग मार्च 5, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये चीज़ थी, लॉन्ग मार्च 5, ठीक है, के द्वारा उन्होंने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश करी है इन्होंने, ठीक है। स्पेस स्टेशन का कोर मॉड्यूल इन्होंने लगा दिया है, ठीक है। स्पेस स्टेशन का कोर मॉड्यूल ये लगा चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल लेकिन से सफलतापूर्वक उन्होंने काम किया, ठीक है। और ये काम करने में जो उनका लेकिन से फेल्योर हो गया था, दैट इज लॉन्ग मार्च 5 का 18 टन का से एक मजेदार सा हिस्सा जो वापस अर्थ पे गिरने लगा। समहाउ दे कुड सर्वाइव, ठीक है, कि ये सीधा मानव वसवाट के वहाँ पे नहीं गिरा भैया, जहाँ पे ह्यूमन रहते वहाँ पे नहीं गिरा, ठीक है। फाइनली ये गिरा हिंद महासागर में, मालदीव्स के पास, ठीक है, और वो बच गया, ठीक है। सो दोस्तों, ये मिशन क्या था? ये मिशन था आपका Tianwen-1, ओके। दोस्तों, Tianwen-1 is a lander, very important you can say mission Tianwen-1. Tianwen-1 is an interplanetary mission of China. चाइना का एजेंसी का नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, CNSA, ओके। सो एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है मार्स मिशन पे जाने का, ठीक है। उसके पास ऑर्बिटर था, ठीक है। सो दिस इज ऑर्बिटर, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ने भी ऑर्बिटर लगा के रखा है, आई एम श्योर यू नो दिस, ये सुनो। एक रोवर लगा के रखा है, रोवर का नाम है जुरोंग, ओके। रोवर का नाम क्या है भैया? जुरोंग। और ऑब्वियसली कैमरा होगा, ओके, ये बिल्कुल ज़रूरी है। ऑर्बिटर है, लैंडर है, जुरोंग है, ठीक है, और Tianwen से 1 डिप्लॉयबल कैमरा है, ओके। दिस इज व्हाट दे आर सेंडिंग। दोस्तों, ये जो से जुरोंग है ना, जुरोंग का नाम कहाँ से आया? इट इज़ अ रोवर, इट इज़ कमिंग फ्रॉम चाइना की जो से बरसों पुरानी से जो कहानियाँ हैं, ठीक है, जो मिथिकल स्टोरीज़ है, उन मिथिकल स्टोरीज़ में से अग्निदेव का नाम होता है वहाँ पे, ठीक है। द अग्निदेव, अपने यहाँ पे अग्निदेव का नाम अग्निदेव है, ठीक है। वहाँ पे इट इज़ जुरोंग, ओके, ठीक है। जुरोंग मंगल, दैट इज मार्स मिशन के ऊपर से समराउंड 93 डेज से वहाँ पे रहेगा, ठीक है। जो अगर आप देखें तो वो कहाँ पे लैंड किया गया था? 1976 में नासा ने वाइकिंग 2 के द्वारा जिस जगह पे लैंड किया था, सेम उसी जगह पे लैंड हुआ है दोस्तों, ठीक है, विच इज यूटोपिया प्लेनिशिया, ओके। कहाँ पे लैंड किया? ये यूटोपिया प्लेनिशिया पे ये लैंड किया है, ओके। सो दोस्तों,
ये किस तरीके का सिस्टम है? ये बिल्कुल वैसा ही सिस्टम जो नासा ने लेकिन से 6 व्हील का एक रोवर बनाया था जिसका नाम था स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यूएसए के द्वारा जो स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी, ये मतलब ऐसे देखा जाए तो मतलब ऐसे जुड़वा थे। ठीक है, स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी बिल्कुल उसके जैसा ही है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है, पॉसिबली कॉपी कर दिया होगा उन्होंने। ठीक है, बट एनीवे, ठीक है, तो ये जुरोंग के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर होगा, ठीक है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार होगा, पैनोरामिक कैमरा लगेगा, है ना। तो ये सब के द्वारा वो वहाँ पे लग रहा है। ठीक है दोस्तों, उसका जो ऑर्बिटर है, ठीक है, वो मार्स के आजू बाजू घूमेगा। ठीक है, दैट मीन्स इट विल गो फॉर यू कैन से 1 ईयर, यू कैन से ऑर्बिटिंग विल टेक प्लेस। तो 1 साल तक वो वहाँ पे ऑर्बिटिंग करेगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ से एक मज़ेदार सा होमवर्क क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए दैट 1 ईयर ऑफ मार्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितने डेज ऑफ अर्थ। ठीक है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों। Tianwen-1 इज नॉट देयर फर्स्ट मिशन। ठीक है, ओके, बराबर है, ये उनका फर्स्ट नहीं है, ये उन्होंने किया था जो आगे काम किया था जो अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है दोस्तों, मंगल ग्रह के आजू बाजू ऑर्बिटर के लिए अगर आप देखें तो अमेरिका, रशिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इंडिया, है ना, जो अक्षय कुमार ने काम किया था। ठीक है, और उसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात्स, ठीक है, उन लोगों ने सक्सेस ली थी। एमिरेट्स का मार्स मिशन जो भी रिसेंटली हुआ था, अगर आपको याद हो, ये सुनो, कौन से ऑर्बिटर के द्वारा उन्होंने चीज़ भेजी थी। ठीक है, ये फरवरी में हुआ था। दैट वाज यू कैन से एमिरेट्स का मार्स, यू कैन से जो ऑर्बिटर था, ठीक है, उसका नाम था होप। ठीक है, और इंडिया के द्वारा नाम था उसका मॉम। ये सुनो, ये पता होगा आपको। चलिए ग्रेट। ठीक है, तो ये अलग अलग देश कर चुके हैं। ओके, सो मंगल ग्रह पे पहुंचने वाले में इट इज ओनली दिस 3 कंट्रीज, अमेरिका, रशिया एंड चाइना, दे आर देयर। ओके दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने जो महत्वपूर्ण काम करा दैट इज स्पेस स्टेशन। दोस्तों ठीक है, अगर आप ये समझे कि अप्रैल मंथ की 29th यू कैन से डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उस दिन, ठीक है, जो चाइना ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन, समझिए दोस्तों, चाइना का खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की शुरुआत हुई। ठीक है, ओके, उसका नाम दिया गया इन्होंने तिएंगोंग। क्या नाम दिया गया? तिएंगोंग। ओके, तिएंगोंग इज द नेम। उसका मतलब होता है यू कैन से स्वर्ग का महल। ठीक है, हेवन का महल। 2022 में दे आर गोइंग टू पुट 2 more मॉड्यूल्स। अभी कोर मॉड्यूल लगा चुके हैं। ठीक है, और 2 और मॉड्यूल लगेंगे। ओके, और उसके द्वारा दे विल बी मेकिंग देयर ओन स्पेस स्टेशन लाइक ISS। ठीक है, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, पर दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा छोटा होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है, करीबन यू कैन से 19 कंट्रीज के 250 से ज़्यादा यू कैन से दी अंतरिक्ष यात्री वहाँ पे काम कर चुके हैं। 2024 में, ठीक है, नासा का जो चंद्र अभियान बोलते हैं जिसको, ठीक है, मून मिशन चालू होने वाला है। ठीक है, तब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ये लोग यू कैन से ख़त्म कर देंगे, रिटायर कर देंगे। ठीक है, और इसके द्वारा दे आर गोइंग टू डेवलप देयर ओन यू कैन से सिस्टम। नासा करने वाला है, ल्यूनार गेटवे चालू करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, पर तब तक ये अटकेगा, बराबर है। और ये चंद्र अभियान के लिए जो अमेरिका अपना मिशन लगाएगा, ठीक है, उसको बोला जाता है आर्टेमिस। ठीक है, ओके, सो ल्यूनार गेटवे प्रोजेक्ट के अंदर भी चाइना नहीं है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी चाइना नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है कि चाइना सही तरीके से काम नहीं करता है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। ठीक है, कोरोना वायरस इज वन ऑफ द क्रिटिकल एग्जाम्पल। लॉन्ग मार्च 5 का जो रॉकेट है वो कंट्रोल नहीं कर पाया, ये सुनो, ठीक है, जो हिंद महासागर में गिर गया। तो इन सब कारणों की वजह से लोगों को चाइना पे विश्वास नहीं है। पर तिएंगोंग लो अर्थ ऑर्बिट में
ये लगा चुका है, जो 15 साल तक चलेगा, ठीक है। और जो तियांगोंग है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक एक्टिविटी के लिए काम नहीं होगा, पर वो मिलिट्री एक्टिविटी के लिए भी काम होगा। अलग अलग देशों के ऊपर स्पाई करने के लिए बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगा, मिसाइल का कंट्रोल करना, ये सब उनका महत्वपूर्ण काम होगा। सो सवाल ये पैदा हो रहा है कि दोस्तों चाइना मोनोपोली स्पेस में क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा। दोस्तों तियानवे-1 चाइना का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है, ठीक है, जो 2021 में, ठीक है, अगर देखा जाए तो उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो मतलब चांद तक पहुंचेंगे। चांद पे वो लोग 2 रोवर सफलतापूर्वक लगा चुके हैं। ये सुनो, आपको याद होगा इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण अनसक्सेसफुल इवेंट, फॉर एग्जांपल इंडिया का चंद्रयान, ठीक है, 2 वॉज अनसक्सेसफुल। ये सुनो, इसरो का चंद्रयान 2 वॉज अनसक्सेसफुल। विक्रम लैंडर, ठीक है, जो एक तरीके से सॉफ्ट लैंड करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया। ये सुनो, आपको याद होगा विक्रम लैंडर सही तरीके से लैंड नहीं कर पाया था, ठीक है, एंड दैट क्रिएटेड ट्रबल। सो दैट हैपन इन सम अराउंड नवंबर 2019। ये सुनो, ठीक है, नवंबर 2019 में ऐसा हुआ था, ठीक है। दोस्तों इसरो के कुछ मिशंस फेल हुए, ऐसा नहीं है कि इसरो हर बार सक्सेसफुल रहा था, ठीक है। इंडिया का जो पहला एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट था रोहिणी टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है, जो 1979 में अगस्त को करा गया था, वो फेल हो चुका था। फिर 1987 में, ठीक है, एक 150 kg का साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ले जाने वाला पहला ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, वो फेल हो चुका। फिर 2006 में इनसेट 4C जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट था GSLV F02, वो भी फेल हो चुका, ठीक है। फिर PSLV C39, ठीक है, जो उसकी 41st फ्लाइट थी IRNSS-1H के द्वारा, ये सक्सेसफुल होना चाहिए था 2017 में, ये भी फेल हो गया। और ऑब्वियसली मून वाला जो हमने बात करी थी, दैट इज मून के साउथ पोल में इसको लॉन्च करना था, वो भी अनसक्सेसफुल रहा था, ठीक है। सो दोस्तों अगर हम देखें कि इसकी मोनोपोली का दुनिया क्या होने वाला है, ठीक है, तो दोस्तों जनवरी 2019 में जब उनका चैंग 4E, जनवरी 2019 में चैंग ई और चैंग 4E का जो मिशन था, ठीक है, जो मून के ऊपर लैंड करना था, ठीक है, जहाँ पे U22 रोवर वहाँ पे लैंड करना था, वो वहाँ पहुँच गए थे एंड दैट वाज वेरी सक्सेसफुल, ठीक है, ओके। और उसके बाद अब यहाँ पे दे आर वेटिंग कि यहाँ पे सूर्य की किरणें कब पड़े, और जब सूर्य की किरणें पड़ेगी तब ये वापस काम चालू हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए तो ऑब्वियसली नहीं है वहाँ पे, ठीक है। पर अगर हम देखा जाए तो फ्यूचर चाइना का लग रहा है, बिकॉज दे आर गोइंग टू मेक देयर ओन स्पेस स्टेशन। तब तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसी का होगा नहीं, ओके। चलिए दोस्तों, सो आई होप दिस एंटायर आइडिया इज वेरी क्लियर टू यू। All the best. Hello friends, welcome to ProTalent, and we are talking about types of vaccine. Different types of vaccines are working for COVID-19. दोस्तों अगर हम बात करें दिसंबर 2020, ठीक है, मतलब we were looking at दिसंबर 2020, that is आज से करीबन 5 महीने पहले there were 200 vaccine candidates were there for COVID-19, ठीक है। पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ रही थी, ठीक है, और उनमें से 52 वर अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन ट्रायल्स, ठीक है, जिसमें फेज़ 1, फेज़ 2, ठीक है, ये सब अलग अलग ट्रायल थे, और फेज़ 3 ट्रायल आ गए, और फाइनली, ठीक है, हमारे पास कुछ वैक्सीन तो आ चुकी है। ये सुनो, हम में से कुछ लोगों ने वैक्सीन ले भी ली है। सो वी ऑल नो दैट दिस वैक्सीन्स आर डेफिनेटली हेल्पिंग अस, ओके। सो दोस्तों ये जो वैक्सीन होते हैं उसके अलग अलग प्रकार है, ठीक है। वो प्रकार क्या है, उससे पहले हम समझते हैं कि वैक्सीन का काम क्या है, ठीक है। दोस्तों वैक्सीन इज डिजाइंड टू टीच आवर इम्यून सिस्टम। इसका काम है हमारी इम्यून सिस्टम को सिखाना, ठीक है, ओके, हमारी इम्यून सिस्टम को
तैयार रखना कि भैया अगर कुछ पंगा हुआ, ठीक है, जस्ट लाइक प्रो टैलेंट का काम है कि आपको तैयार रखना कि इन केस एग्जाम में अगर कुछ अजीब चीज़ पूछी गई तो आप मेंटली तैयार होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीन शरीर में जाती है और कहीं छुप के रहती है और अगर गलती से कोरोना वायरस आया तो वो बाहर निकल के मारेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो प्रोटैलेंट के जैसा काम करता है कि भैया मेंटली आपको तैयार कर देता है कि भाई एग्ज़ाम में अगर तुम बैठे हो और एग्जामिनर ने कितने भी अजीब अजीब तरीके के वायरस अगर भेजे, कोई अलग अलग तरीके के जर्म तुम्हारे सामने भेज दिए, ठीक है, तो हाउ योर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड्स टू दिस जर्म, आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है उन क्वेश्चन के ऊपर, ये सनो ये बिल्कुल तैयारी कराया जाता है, ये सनो, ठीक है। कौन सा बेस्ट अप्रोच है, ठीक है, किस तरीके से आपको सामने रिस्पॉन्ड करना है वो सिखाया जाता है। तो वैक्सीन भी वैसा ही काम करता है भैया, ठीक है। चलिए ग्रेट। तो भैया वैक्सीन के साथ साथ कुछ टर्म होते हैं, एंटीजन, ठीक है, ये मज़ेदार है दोस्तों। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिम्युलेट करने में मदद करता है, स्टिम्युलेट, ठीक है, उसको उजागर करने में, उसको एक्टिवेट करने में मदद करता है, जागने में मदद करता है। जब कोई फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, ओके, जो हमारी बॉडी में से हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, ओके, तो उसको सामने रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारी जो सुरक्षा टुकड़ी है वो तैयार होनी पड़े, ये सुनो। और वो सुरक्षा टुकड़ी जो तैयार होती है उसके लिए कोई ना कोई स्टिम्युलेशन चाहिए, सो दैट इज कॉल्ड एंटीजन, ओके। एंटीजन इज अ सब्सटेंस दैट इज केपेबल ऑफ स्टिम्युलेटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स, ओके। सो वो लोग क्या करते हैं? दे एक्टिवेट, ठीक है, ध्यान रखना, दे एक्टिवेट, यू कैन से lymphocytes. What do they do? They activate lymphocyte. Okay, दोस्तों lymphocytes क्या होता है? ठीक है, ये बॉडी के अंदर होता है जो वाइट ब्लड सेल को तैयार करता है कि भैया तुम तैयार हो जाओ। वाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं लोग उसको? ल्यूकोसाइट्स, ओके। दे डिफेंड अवर बॉडी अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन और डिजीज, ठीक है ना। क्या करते हैं ये लोग? ये जितने भी फॉरेन मटेरियल होते हैं या सेल्यूलर डेब्रीज होते हैं उसको या तो खा जाएंगे, इंजेस्ट कर जाएंगे, या ऐसे सेल्स को, ठीक है, जो इन्फेक्टेड सेल्स है, या उनको मार डालेंगे, है ना। ऐसा फॉरेन पार्टिकल आएगा, सेल्यूलर के जो भी एक इनसे परेशानी वाली चीज़ आएगी उसको या तो वो खा जाएंगे या सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, या तो सामने एंटीबॉडी बनाएंगे। ये सुनो, वाइट ब्लड सेल 3 तरीके का काम करते हैं, या तो दे इंजेस्ट, ठीक है, फॉरेन मटेरियल, या तो वो डिस्ट्रॉय कर देंगे सेल्स को, ओके, या तो एंटीबॉडी जनरेट करेंगे। ये सुनो, ठीक है, ये 3 तरीके का काम करेंगे। ग्रेट। सो दोस्तों, ये जो एंटीबॉडी बनाने के बारे में बात है, तो ये एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडीज को पॉपुलरली मतलब साइंस में कहा जाता है इम्यूनोग्लोब्युलिन। क्या बोलते हैं इसको? इम्यूनोग्लोब्युलिन, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ प्रोटीन। कैसा प्रोटीन है? प्रोटेक्टिव प्रोटीन है, ठीक है। हमारी इम्यून सिस्टम को जो यू कैन से रिस्पॉन्ड करने के लिए जो तैयार हुई, ठीक है, कोई एंटीजन अगर उसको मिल गया, ठीक है, कि भैया कोई ऐसा फॉरेन सब्सटेंस मिल गया, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी इम्यून रिस्पॉन्स तैयार हो जाएगी, ये सुनो, ठीक है, वो उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी और उस एंटीजन को अटैक करना चालू करेगा। एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोब्युलिन, okay, it is a protective protein produced by our immune system in response to the presence of any foreign substance called antigen, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आया आपको? सो हमारी बॉडी कैसे काम करती है, ठीक है। एक एंटीजन उसको मिलना चाहिए विच इज़ अ फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, जो स्टिम्युलेट करता है हमारी एक एंटीबॉडी जनरेट करने के लिए। नॉर्मली कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा उसके लिए एंटीबॉडी तैयार होगा, पर ठीक है, उसको बताना पड़ेगा ना। नोवेल कोरोना वायरस है तो पता ही नहीं है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना, ना डॉक्टर को पता है ना हमारी बॉडी को पता है, तो बॉडी को सिखाना पड़ेगा ना।
डॉक्टरों को तो सिखा नहीं पा रहे हम इतने समय से, ठीक है भैया। वो जो मतलब हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हमारे बाबा रामदेव साहब लड़ाई लड़ रहे, इसी के ऊपर तो लड़ाई लड़ रहे कि डॉक्टरों को पता ही नहीं है क्या करना। चलिए कोई नहीं, वो तो अलग बात है, पर बॉडी को तो सिखा सकते हैं ना। बॉडी है कि उसको आयुर्वेद नहीं पसंद है और उसको एलोपैथी पसंद है, ऐसा बॉडी का तो कोई कनेक्शन है नहीं। तो बॉडी को ये समझ में आता है कि अगर एंटीजन आया तो एंटीबॉडी बनाओ, ठीक है। दिस इज व्हाट देयर वर्क इज, ठीक है। तो दोस्तों इसमें 3 अप्रोचेस होते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत सारे अप्रोचेस हो सकते हैं, ठीक है, पर ब्रॉडली, ठीक है, 3 अप्रोचेस हो सकते हैं, ठीक है। पहला अप्रोच है विच इज नोन एज, यू कैन से होल वायरस और बैक्टीरियम, उसको यूज कर देना, विच इज नोन एज होल पैथोजन वैक्सीन, ठीक है। ये पहला अप्रोच है, मैं समझाता हूँ उसको 2 मिनट में, ठीक है। 3 मेन अप्रोच है, ठीक है। वेदर इट इज अ होल वायरस और पूरा का पूरा बैक्टीरिया ले लिया, और अ पार्ट ऑफ द वायरस, ठीक है, और अ पार्ट ऑफ अ बैक्टीरिया ले लिया ताकि वो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करे, ठीक है। या पूरा लेकिन से जीनेटिक मटेरियल ले लिया, जीनेटिक अप्रोच ले लिया, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है। जीनेटिक मटेरियल ही ले लिया है आपने तो वो अंदर जाकर पूरा इंस्ट्रक्शन ही देगा कि भाई साहब ये लो, तुम्हें फलाना काम करना है, ठीक है। ये तो पूरी कम्युनिकेशन अच्छी दे देगा। अगर ये हो गया ना तो लाइफ अच्छी है, ठीक है। हम ये अलग अलग अप्रोचेस देखते हैं और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर अभी जो मार्केट में वैक्सीन मिल रही है वो इनमें से कौन सी है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको? वेरी गुड दोस्तों। सो हम देखते हैं होल पैथोजन अप्रोच पहले, ठीक है। होल पैथोजन अप्रोच, उसके अंदर होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, दूसरा होता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, और तीसरा होता है वायरल वेक्टर, ठीक है। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं होल माइक्रोब अप्रोच का बेसिक लेकिन से मकसद क्या है, ठीक है। क्या करते हैं, पूरा का पूरा पैथोजन, ठीक है, उसको ले लेते हैं, ठीक है। जो पुरानी जो ट्रेडिशनल वैक्सीन हुआ करती थी, ठीक है, वो क्या करती थी, एंटायर पैथोजन ले लेते थे, वो उसको मार देते थे या तो वीकन कर देते थे ताकि वो डिजीज क्रिएट ना करे, और उसको शरीर में डाल देते थे, ये सुनो, ताकि शरीर में जब डालेंगे तो शरीर उसके सामने इम्यून रिस्पॉन्स देगा, ये सुनो, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टिव होगा, ठीक है। बहुत सारी वैक्सीन्स, ठीक है, इन द क्लिनिकल ट्रायल टुडे या जो अप्रूव हो चुकी है, ठीक है, वो इसी प्रकार की है, ओके, है ना, इसी प्रकार की है, ओके। चलिए ग्रेट। तो उसका होल पैथोजन वैक्सीन के अंदर जो अलग अलग टाइप है उसको पहले देख लेते हैं। दोस्तों उनमें से इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन 19th सेंचुरी में, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। दिस आर दी पैथोजेंस, पूरा का पूरा पैथोजन ले लिया और उसकी जो एबिलिटी थी, ठीक है, शरीर को मारने की, सेल्स को मारने की, उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है, या तो केमिकल के द्वारा या तो उसको हीट देकर या उसको रेडिएशन देकर उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। सो दिस आर किल्ड वर्जन ऑफ अ जर्म, ठीक है, दैट कॉजेज द डिजीज, ठीक है। Obviously, they don't provide any immunity. Okay, they don't provide, you can say, immunity, ठीक है, as strong as you can say any live vaccine, ठीक है, and thereby we may need several doses over time, ठीक है, ताकि immunity बढ़ती रहे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस ए, पोलियो का जो शॉट होता है, एक शॉट, फ्लू शॉट, ठीक है, रेबीज, ठीक है, ये इसके प्रकार है, ओके, ये इसके प्रकार है। क्या करते हैं ये लोग, ठीक है, भाई डिजीज कैरिंग वायरस या बैक्टीरिया है या उसके जैसा है, ठीक है, उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं या उसको किल कर देते हैं केमिकल के द्वारा, हीट लगाकर, रेडिएशन के द्वारा, ठीक है, ओके। और इसके द्वारा ये लोग लेकिन से वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को शरीर में डालते हैं। इनएक्टिवेटेड है, ठीक है, अब वो कुछ करेगा नहीं, ये सुनो, ठीक है। दोस्तों ये वैक्सीन है, इट इज़
मतलब बहुत ईजीली उसको बड़े स्केल के ऊपर बनाया जा सकता है, ठीक है। पर ऑब्वियसली उसको एक अच्छी सी लेबोरेटरी चाहिए, ठीक है, जो वायरस को ग्रो करेगा और बैक्टीरिया को ग्रो करेगा सेफली, ठीक है, और उसका प्रोडक्शन टाइम थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, और उसमें 2 से 3 डोजेस चाहिए होंगे इसको लगाने के, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ओके, अगला है आपका लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है। कौन सा है दोस्तों? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। कौन कौन सा? आपका जैसे रोटा वायरस, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, पोलियो की जो वैक्सीन खुराक दी जाती है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ठीक है, मीजल मम्स और रूबेला की वैक्सीन, एमएमआर वैक्सीन, ठीक है, येलो फीवर की वैक्सीन, वो इस तरीके से काम करती है दोस्तों। जब से 20वीं शताब्दी में 1950s के आजू बाजू जब टिश्यू कल्चर की टेक्निक चालू हुई कि आप टिश्यू घर में खुद बना सकते हो, मतलब लेबोरेटरी में खुद बना सकते हो, ठीक है, तब ये सिस्टम चालू हुआ। इसके अंदर एक लिविंग माइक्रोब होता है, ठीक है, इसको लेबोरेटरी में वीक कर दिया है। एटेन्यूएट करना मतलब वीक कर देना, ठीक है, ओके। लेबोरेटरी के माध्यम के द्वारा इसको वीक कर दिया जाता है, ठीक है। एक लिविंग माइक्रोब होता है, ठीक है, जो वायरस होता है या उसके जैसा कुछ होता है, उसको हम लेबोरेटरी में वीकेंड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपका चिकन पॉक्स का वायरस हो गया या एमएमआर वैक्सीन का वायरस हो गया, वो इसी तरीके की वैक्सीन है, ओके, ठीक है। वो रफली से उसका जो टेक्नोलॉजी है वो सिमिलर तरीके का इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का है, मतलब वो लार्ज स्केल में बनाया जा सकता है, ठीक है। पर ये सभी लोगों को सूटेबल हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हर एक बंदे की इम्यून सिस्टम थोड़ी अलग अलग होती है, ये सुनो, सभी लोगों की अलग अलग होती है, ये सुनो। सो देयर बाई इट इज़ क्रिएटिंग सम ट्रबल, ओके, इट मे क्रिएट ट्रबल, ओके, इट मे क्रिएट ट्रबल। बहुत कॉशियस वे में उसको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ऊपर रेफ्रिजरेटर चाहिए, ठीक है ना, ठंडी का एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मतलब वायरस है, लाइव वायरस है, हाँ, लिविंग माइक्रोब है, ठीक है, ओके, पर वो लंबे समय तक इम्यूनिटी दे सकती है, ये बड़ा फ़ायदा कर सकती है, ओके, ये बड़ा फ़ायदा कर सकती है। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग, ओके। फिर आता है आपका वायरल वेक्टर वैक्सीन, ठीक है, फिर आता है आपका वायरल वेक्टर वैक्सीन, ठीक है। ये क्या करता है? एक सेफ वायरस को डिलीवर किया जाता है उसका, है ना, शरीर के अंदर, मतलब एक लिविंग और सेफ वायरस, ठीक है, उसका स्पेसिफिक सब पार्ट शरीर में डाला जाता है, ठीक है, ओके, और उसके बाद ये इम्यून सिस्टम से को रिस्पॉन्ड करने के लिए मदद कर देता है, ठीक है, और ये मदद कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें नया मेथड मिलता है विच इज़ कॉल्ड सब यूनिट अप्रोच, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सब यूनिट अप्रोच, ठीक है। सो दोस्तों, आपके मन में सवाल ये पैदा हो सकता है कि सर प्लीज़ बताइए ना, अभी जो वैक्सीन हम ले रहे हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, फाइज़र, मॉडर्ना, वो कौन सी है? तो दोस्तों, ये तो ऑब्वियस है कि सर आपको वो होमवर्क में देंगे, ये सुनो, क्योंकि अब आपका रिसर्च का काम चालू होगा कि आपको सिर्फ इसको कनेक्ट करना है, ठीक है, कि अभी जो भी वायरस है, स्पुतनिक ले लीजिए, मॉडर्ना ले लीजिए, फाइज़र ले लीजिए, एस्ट्राजेनेका ले लीजिए, हमारे देश की कोवैक्सीन ले लीजिए, वो कौन सी है, ठीक है, ओके। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण पार्ट है, ये आपको बताना है दोस्तों। अब जो सब यूनिट का अप्रोच है, ठीक है, सब यूनिट का अप्रोच कैसे काम करता है, ठीक है। सब यूनिट वैक्सीन इज द वन दैट ओनली यूजेस अ वेरी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ वायरस और अ बैक्टीरिया, ठीक है, जो इम्यून चाहिए, जो उसको रिकग्नाइज कर सकता है, ये सुनो, उसको पूरा माइक्रोब नहीं चाहिए, ठीक है, ओके, है ना, उसको पूरा माइक्रोब नहीं चाहिए, ओके, और उसको कोई वायरस वेक्टर भी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ सब यूनिट चाहिए, ठीक है। सब यूनिट क्या हो सकता है? इट मे बी प्रोटीन, इट मे बी शुगर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स इन द चाइल्डहुड जो आपको मिली थी वो सब यूनिट वैक्सीन है, ठीक है, ओके। कफ की, टेटनस की, है ना, डिफ्थेरिया की, मेनिंगोकोकल से मेनिंगिट्स जो होता है, ये सब आपकी सब यूनिट अप्रोच है,
ठीक है, ये सब आपका सब यूनिट अप्रोच है। दोस्तों सब यूनिट अप्रोच के अंदर, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइप होती है जिसको बोला जाता है पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। ओके, मज़ेदार सी है ये पॉलीसैकेराइड वैक्सीन्स, ठीक है। सो दिस आर टू टारगेट सैकेराइड्स और शुगर्स, ठीक है, वो शुगर को टारगेट करती है, ठीक है। ऐसी पहली वैक्सीन बनाई गई थी, ठीक है, हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए बनाई गई थी, ठीक है। ऑब्वियसली उसका लिमिटेड यूसेज है, ठीक है, और जो छोटे छोटे बच्चों को से दिस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन दी गई थी, वो इसी के द्वारा दी गई थी, ठीक है। फिर आता है दूसरा कंज्यूगेट वैक्सीन। क्या बोलते हैं इसको? कंज्यूगेट वैक्सीन, ठीक है, ये कंजुगेट वैक्सीन है। ओके, सो यहाँ पे क्या किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे यू कैन से इट इज़ ऑब्वियसली थोड़ा सा बेटर है, ठीक है, ये थोड़ा सा प्रीवियस वाले से बेटर है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोटीन एंटीजन उसके साथ अटैच किया जाता है, कंजुगेट है ना, तो पॉलीसैकेराइड वैक्सीन एक छोटा सा पार्ट तो डाला, उसके साथ साथ एक प्रोटीन एंटीजन भी डाल दिया, ठीक है, उसके साथ साथ एक प्रोटीन एंटीजन भी डाल दिया, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या होता है कि यंग बच्चों में जो पॉलीसैकेराइड को रिकग्नाइज करना है, ठीक है, ओके, और उसके द्वारा बच्चों के अंदर जो इम्यून सिस्टम डेवलप करनी है वो और बेहतर वे में ये कंजुगेट वैक्सीन बना देता है, ये सुनो, ठीक है। फिर एक आता है टॉक्सॉइड वैक्सीन, आता है आपका टॉक्सॉइड वैक्सीन। ओके, टॉक्सॉइड वैक्सीन्स आर जनरली you can say helping for you can say bacteria based in you can say illness। ओके, ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो भी मतलब इम्यून रिस्पॉन्सेस चाहिए अगेंस्ट सच काइंड ऑफ डिजीज, ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया, एक स्पेसिफिक टॉक्सॉइड, एक स्पेसिफिक इनएक्टिवेटेड केमिकल है ना, उसी का एक छोटा सा पार्ट उसमें रिलीज कर देता है, जैसे टेटनस वैक्सीन होता है वैसा, ठीक है। ओके, टेटनस का वैक्सीन आता है। फिर आता है आपका रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, ये मजेदार सा है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन, ठीक है। 1970s में ये अलग अलग टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग बढ़ने लगी, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से, ठीक है, इट हैज़ इनेबल्ड डीएनए टेक्नोलॉजी को उन्होंने मदद किया। नाउ डीएनए, ठीक है, 2 से 3 अलग अलग सोर्सेज के द्वारा लेकर उसको कंबाइन किया जाता है, ठीक है, और उसके द्वारा हेपेटाइटिस बी वायरस बनाया गया, ठीक है। दोस्तों जो वैक्सीन एंटीजन जो हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट बनाया गया वो यीस्ट सेल से बनाया गया था, और वहाँ से एक स्पेसिफिक वायरल प्रोटेक्शन का सिस्टम डेवलप किया गया था। दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन। अलग अलग जगह के द्वारा डीएनए ला के उनमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को इकट्ठा करके, ठीक है, उसका एक वैक्सीन बनाया गया। सब यूनिट अप्रोच है दोस्तों, पूरा का पूरा पार्ट नहीं है, अलग अलग जगह से चीज़ें लेकर आ गए। हेपेटाइटिस बी से कुछ चीज़ें लेकर आ गए, ये सुनो, यीस्ट सेल से कुछ लेकर आ गए, ठीक है, उनमें से कुछ चीज़ें मिक्स करी गई और उसके द्वारा, ठीक है, वो वैक्सीन बनाई गई जिसका नाम दिया गया रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, प्रोटीन एंटीजन। क्या नाम दिया गया? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एंटीजन, ठीक है, ये बनाया गया, ठीक है। फिर आया तीसरा अप्रोच जो हमने देखा था, क्या अप्रोच था दोस्तों हमारा? ठीक है, जीनेटिक अप्रोच, ठीक है। दोस्तों जो बाकी वैक्सीन अप्रोच थे जहाँ पे या तो वीकन या डेड माइक्रोब को लिया गया था, या उसके पार्ट को लिया गया था, या उसके न्यूक्लिक एसिड को लेकर हमने वैक्सीन बनाई थी, ठीक है। ओके, दिस इज व्हाट वी डेवलप्ड सो फार। यहाँ पे पूरे के पूरे कैसे वायरस को ले लिया, ठीक है, यहाँ पे सब वैक्सीन को ले लिया, ठीक है, सब यूनिट ले लिया उसका, ओके, ठीक है। अब ये जो जेनेटिक अप्रोच है उसमें हमने जेनेटिक मटेरियल लिया, ओके, हमने पूरा माइक्रोब नहीं लिया, ठीक है, उसका डीएनए लिया या आरएनए लिया, डीएनए आरएनए का डेटा लिया, वो इंस्ट्रक्शन देगा सेल्स को कि किस तरीके का प्रोटीन बनाओ, ठीक है। दोस्तों हमारे सेल्स के अंदर डीएनए इज फर्स्ट टर्न्ड इनटू आरएनए, ठीक है, विच इज देन यूज्ड एज अ ब्लूप्रिंट टू मेक स्पेसिफिक प्रोटीन, ओके। सो डीएनए
का ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाया जाता है। ठीक है, ये समझिए दोस्तों, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाया जाता है। ठीक है, ओके, और वो आरएनए इंस्ट्रक्शन देता है, आरएनए इंस्ट्रक्शन देता है कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो अपना कोरोना वायरस है वो एक तरीके का आरएनए है। ओके, और इसीलिए उसको पहले डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के द्वारा, और वो डीएनए डिटेक्ट करके हम बोल सकते हैं कि फलाने आदमी को लेकिन से वायरस मतलब कोरोना हुआ है कि नहीं। ठीक है, सो दोस्तों, ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, जो बेसिकली डीएनए फॉर्म में होता है, उसको ट्रांसक्रिप्ट करके आरएनए में बनाया जाता है। दिस इज व्हाट द आइडिया इज। ओके, दिस इज व्हाट द आइडिया इज। ओके, तो अब आप देख सकते हैं इसके अंदर अलग अलग प्रकार है। कौन कौन से? नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन, ठीक है, जहाँ पे यू कैन से एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन अभी तक तो, ठीक है, जहाँ पे ये लोग नैनो पार्टिकल यू कैन से यूज़ करते हैं और उसके द्वारा इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन बनाई जाती है। ठीक है, जो अभी अर्ली स्टेज पे है, बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करती है। ठीक है, डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन होती है। ठीक है, ओके, विच आर स्मॉल सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए यूज करते हैं, जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। ये जीन्स कैरी करते हैं प्रोटीन की, उसमें कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, प्लाज्मिड वैक्सीन बोलते हैं इसको। ठीक है, ताकि वो कम्युनिकेशन कैरी करते हैं, ताकि इम्यून सिस्टम को पता चले कि किस तरीके के प्रोटीन बनाना है। ठीक है, फिर आती है मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन। ठीक है, उसके अंदर एक डीएनए से मतलब आरएनए बनाया जाता है जो मैसेंजर आरएनए है। ठीक है, जो हमारे सेल्स को कम्युनिकेशन देता है कि किस तरीके का प्रोटीन बनाओ। ओके, सो दोस्तों, इतने अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो चुके हैं। ठीक है, जो एमआरएनए के द्वारा शरीर में चीज़ें डाली जाती है। ओके, ठीक है, जैसे एमआरएनए वैक्सीन होती है, वो क्या करती है ना, जो मतलब चूहे, मंकी, ठीक है, उनके अंदर जो आरएनए डेवलप हुआ होता है, ठीक है, वो लेकर, है ना, उसके द्वारा कुछ यू कैन से वैक्सीन बनाती है। सिमिलरली यू हैव अ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। ठीक है, सो ये डीएनए और आरएनए को डायरेक्टली सेल में डिलीवर नहीं करती है। एमआरएनए यू कैन से आरएनए को डिलीवर करती है अंदर, ये नहीं करती है। ठीक है, ये क्या करती है, यू कैन से हार्मलेस वायरस और बैक्टीरिया एज अ वेक्टर और एज अ कैरियर शरीर में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, एज अ जीनेटिक मटेरियल। ठीक है, ओके, सो ये बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर पहले अप्रूव किया जाता है। ठीक है, ओके, सो ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर यू कैन से वैक्सीन है। HIV, जीका वायरस, इबोला वायरस की वैक्सीन्स है, ये इसी तरीके से काम करती है। ठीक है, हार्मलेस वायरस और बैक्टीरियम एज ए वेक्टर उसको डाला जाता है ताकि वो जीनेटिक मटेरियल में डाला जाए, और इसीलिए उसका नाम है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। ठीक है, ओके, इट इज अप्रूव्ड टू प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शियस डिजीजेस अगेंस्ट लाइक रेबीज और डिस्टेम्पर। ठीक है, उसके लिए ये बनाई जाती है। ठीक है, ओके, सो ये अलग अलग तरीके के प्रकार हैं जो अच्छी तरीके से वैक्सीन बनाने में यूज किया जाते हैं। आई होप दिस एंटायर आइडिया इज वेरी क्लियर टू यू। ग्रेट, ठीक है, ऑल द बेस्ट दोस्तों। Hello friends, welcome to ProTalent, and we are talking about Paris Agreement COP21. COP is a conference of parties which was 21 which was conducted in 2015. ठीक है, which is a part of UNFCCC, which is a convention, United Nation Framework Convention on Climate Change. ठीक है, और ये कन्वेंशन की रेगुलर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है जो 2015 में पेरिस में हुई थी, which was a 21 number of we can say conference. ठीक है, जिसके अंदर जो जो भी अग्रीमेंट हुआ ना, पेरिस अग्रीमेंट नाम वही बोला, अग्रीमेंट हुआ, दोस अग्रीमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2016. क्या महत्वपूर्ण पार्ट थे इस अग्रीमेंट के, वो 2 मिनट में देखते हैं। पहले ये समझते हैं कि ये पेरिस का अग्रीमेंट कितने कंट्रीज ने अडॉप्ट करा। मतलब 196 कंट्रीज अडॉप्टेड इट, 2015 में हुआ था। 5 साल का उसका साइकिल है। उस अग्रीमेंट का टारगेट है कि हर 5-5 साल के साइकिल पे
जो जो भी गोल होगा वो चेक किया जाएगा, ये सुनो, देखा जाएगा कि कंट्रीज उसको फुलफिल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, कहाँ पे अटके, कितना एक से गैप है, उस गैप को ओवरकम कैसे करना है, ये सब आएगा. दैट इज कॉल्ड 5 ईयर साइकिल. 196 कंट्रीज थी, 2020 में यूएसए ने विड्रॉ कर दिया, सो देयर बाय 195 कंट्रीज हो गए. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या टारगेट रखे गए थे? ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये टारगेट समझना बहुत ज़रूरी है. 20-20-20 टारगेट्स. हालांकि मेरा मानना है कि ये जो 20-20-20 टारगेट है, ठीक है, उसके ऊपर एग्जाम में सवाल पूछा जाना तो इतना संभव नहीं है, पर फिर भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली यू कैन से कंट्रीज हैव देयर ओन टारगेट विच इज नोन एज नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस. ओके, दिस इज कॉल्ड NDCs. ठीक है, नेशनली डिटरमाइन यू कैन से डिटरमाइन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द कंट्री विच आर वेरी क्रूशियल. सो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कौन कौन सी पार्टीज है उस अग्रीमेंट की. कितनी कंट्रीज? 196. उन 196 कंट्रीज में, ठीक है, क्या क्या ग्रुप है? बोला Annex 1 ग्रुप ऑफ कंट्रीज विच आर डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, देन नॉन Annex 1 बेसिकली developing countries. Okay, Annex 2 are the big organizations. ठीक है, big group like you can say United Nations and those you can say part of parties. LDCs are least developed countries. ये सब उसके part है. Okay, so that way you can say these parties have come together. ठीक है, and then they are talking about कि भाई हम इतना टारगेट रखने की कोशिश करेंगे. ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है. उसके बाद ग्लासगो में 2020 में एक क्लाइमेट एम्बिशन समिट हुआ था. क्या हुआ था भैया? क्लाइमेट एम्बिशन समिट हुआ था. ओके, सो दोस्तों क्लाइमेट एम्बिशन समिट का क्या मतलब है? विच वॉज बेसिकली कि हम क्लाइमेट के अपने गोल लगाना चाहते हैं, तो ग्लासगो में ये हुआ था. मोदी साहब ने भी उसके ऊपर कुछ अपना इनसे वादा करा था कि हम ऐसा कुछ करेंगे. ओके दोस्तों, ये जो पेरिस एग्रीमेंट है उसका जो सबसे क्रूशियल मुद्दा था 2 डिग्री सेंटीग्रेड की एक से ग्लोबल वार्मिंग हम कम करेंगे. सो दैट मीन्स इट्स अ लॉन्ग टर्म गोल कि जो भी अगले एक से 2050 तक जो हम करेंगे, ठीक है, वहाँ पे हमारा टारगेट होगा कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर विल बी बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल. उतना हम एक से करने की कोशिश करेंगे. दिस इज अ बिग टारगेट. और दोस्तों ये लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट है, मतलब ये नॉर्मल वो PCA जैसा नहीं, दैट परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जैसा नहीं है. ठीक है, कि भैया मतलब कोई कमिटेड नहीं है, ऐसा नहीं है. ठीक है, प्रॉपर कमिटेड है, लीगली बाइंडिंग है, ये करने की ज़रूरत है. इंडिया का क्या गणित है दोस्तों? इंडिया का ओवरऑल यू कैन से एमिशन है विच इज़ वर्ल्ड का जो पर कैपिटा एमिशन है उससे 60% है. ओके, उससे 60% कम है. मतलब वर्ल्ड अगर 100 का एमिशन करता है, हम 40 का एमिशन करते हैं. ग्लोबल एवरेज से हम 60%, हम अच्छा कर रहे हैं. पर दोस्तों हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, शायद उसकी वजह से ये पर कैपिटा एमिशन का रेट कम है. ओवरऑल हम ज़्यादा ही करते हैं. हमारी इंडिया में अलग अलग मिशन है. नेशनल सोलार मिशन, जिसकी वजह से सोलार रूफटॉप योजना, और जिसके द्वारा हम से इलेक्ट्रिसिटी का जो डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल पे है वो हम कम करना चाहते हैं. सिमिलरली वी हैव अ भारत स्टेज 6 नॉर्म्स विच हैव स्टार्टेड. ये सनो भारत स्टेज 6 नॉर्म, स्टेज 5 नहीं था, आपको याद होगा. ये सनो स्टेज 5 हम बिल्कुल मिस, मतलब बीच में से एक से ओमिट कर गए. 4 से हम सीधे पहुंच गए स्टेज नंबर 6 पे. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड नेशनल विंड एंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के ऊपर ध्यान देने की हमने बातें करी. ओके, सो ये इंडिया ने मेहनत करी है और जिसकी वजह से हम ये कोशिश कैसे कर रहे हैं. दोस्तों ये जो 20-20-20 टारगेट है उसका क्या मतलब है? 20% इंक्रीज इन एनर्जी एफिशिएंसी, 20% रिडक्शन इन CO2 एमिशन एंड 20% यूज ऑफ रिन्यूएबल बाई 2020. अब वो 2020 तो ख़त्म ही हो गया. ठीक है, कोरोना का काल आ गया, किसी ने उसके ऊपर ध्यान दिया नहीं. ओके, सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. अब जब हम ये बात करें पेरिस के बारे में, तो हम एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन के बारे में भी बात कर देते हैं दोस्तों. चलिए एक एक करके देख लेते हैं. रामसार कन्वेंशन 1971 में बनाया गया था. वो वेटलैंड साइट्स का है. ये सुनो दोस्तों, इंडिया में
कितनी रामसार साइट्स है बता दीजिए दोस्तों, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 का, विच इज कनेक्टेड टू परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं जो रेगुलरली रहते हैं उसको रिड्यूस करने का टारगेट है इस कन्वेंशन में। साइट्स विच इज प्राइमरली फॉर एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, विच इज यू कैन से कन्वेंशन ऑन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है, कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है लाइक पेंगोलिन, पेंगोलिन का यू कैन से जो यू कैन से खरीदारी बिकवाली है वो नहीं करनी चाहिए। चाइना करता था जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैला, ऐसा भी माना गया। पेंगोलिन के स्केल्स निकाले जाते हैं और उसके बाद पेंगोलिन जो बचता है उसको लोग खा जाते हैं और उसका स्केल्स का भी वो लोग आर्ट में यूज करते हैं, ठीक है। देन वी हैव अ वियना कन्वेंशन विच इज प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। उस वियना कन्वेंशन के द्वारा एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लगाया गया 1987 में, जहाँ पे ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा था, उसके बारे में उन्होंने कुछ यू कैन से एग्रीमेंट किया, जहाँ पे हम जो CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन था वो हमने यू कैन से यूज़ करना बंद कर दिया। उसके बाद किगाली एग्रीमेंट हुआ 2016 में, जिसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी हमने यूज़ करना बंद कर दिया। UNFCCC जिसकी वजह से हम ये बात करें पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, 1992 में चालू हुआ था। उसमें से क्योटो प्रोटोकॉल आया 97 में, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के बारे में ज़्यादा बात करता रहता है दोस्तों, ठीक है। बेसल कन्वेंशन है, ठीक है, विच इज ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट के बारे में, दैट इज बेसल कन्वेंशन। एंड मिनामाटा कन्वेंशन ऑफ 2013 विच इज एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मर्क्यूरी, मिनामाटा डिजीज जो मर्क्यूरी की वजह से होता है। जापान में एक जगह है मिनामाटा, उसके आजू बाजू कुछ फैक्ट्रीज हुआ करती थी जो लोग मर्क्यूरी ठीक है से पानी में छोड़ते थे, नदी में छोड़ते थे, और उस मर्क्यूरी वो पानी के कंजम्पशन से लोगों को मिनामाटा डिजीज हो गया था, ठीक है, मर्क्यूरी के इफेक्ट की वजह से। सो दिस आर द एनवायरमेंट कन्वेंशन, यू मस्ट बी नोइंग इट, ओके, ऑल द बेस्ट। Hello friends, welcome to Protaland and we are talking about nuclear disarmament. My dear students, I'm sure you understand what is nuclear disarmament. It is process of reducing and eradicating nuclear weapons so that countries are living without nuclear weapons so that we can eliminate possibility of a nuclear war. भाई न्यूक्लियर वॉर खत्म करना है तो सबसे पहला उसके रिलेटेड जितने भी वेपन्स है पूरे वर्ल्ड में से खत्म कर देने चाहिए। ये सुनो भैया, न्यूक्लियर वेपन एक कैटास्ट्रॉफिक हार्म करता है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करता है। हिरोशिमा नागासाकी का केस जापान का सबको पता है। ये सुनो, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, द फ्यूचर ऑफ मानव जाति को बचाने के लिए न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट तो बिल्कुल ज़रूरी है। ये सुनो, एंड ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल वे, है ना, बिकॉज न्यूक्लियर डेवलप करना इज़ यू कैन से वेरी कॉस्टली। हालांकि पिछले कुछ समय में न्यूक्लियर डेवलप करना अब धीरे 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 सस्ता होने लगा है। ये सुनो, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करना सस्ता है, न्यूक्लियर वेपन्स को मेंटेन करना बहुत महंगा है। ये सुनो, एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट हो जाते हैं। ये सुनो दोस्तों, आपको ये पता होगा कि वर्ल्ड में यू कैन से अलग अलग तरीके के जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया कोरोना एक बायोलॉजिकल वेपन है चाइना का, भाई पर वो बंद करके रखा हुआ, दैट इज बैंड, ओके। सिमिलरली केमिकल वेपन्स आर बैंड, ये सुनो, ठीक है। हाउएवर न्यूक्लियर्स आर नॉट बैंड, सो देयर इज अ लीगल एनोमाली with respect to use of this weapon is causing a big problem. Yes or no? There is a huge risk कि भैया ये न्यूक्लियर वेपन्स बहुत बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे प्रोलिफरेट होते हैं। भैया ईरान इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। ये सुनो भैया, ईरान के को कंट्रोल करने के लिए JCPOA लगाना पड़ा ना, ठीक है। हम बात करते हैं उसके ऊपर थोड़ी देर में। ये सुनो, और इधर ये भाई साहब पाकिस्तान, ये सुनो, कहीं ना कहीं टेररिस्ट के पास ये वेपन्स चले ना जाए, इसकी वजह से बहुत डर लगा रहता है कि भैया ये तो हालत ख़राब कर देगा। ये सुनो, सो दोस्तों ये सब कारण है जिसकी वजह से हम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना चाहते हैं, ठीक है। दोस्तों इंडिया ने 1982 में एक कन्वेंशन प्रेजेंट किया था यूनाइटेड नेशन में, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया रिसेंटली। सो द कन्वेंशन वॉज कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन of the use of nuclear weapons।
हम न्यूक्लियर वेपन को यू कैन से बंद करना चाहते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि उसका यूज ही प्रोहिबिट हो जाए, ओके। एंड अनदर वाज रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर विच वॉज 1998 में लगाया गया था, ये सुनो। इसके द्वारा एक ग्लोबल अटेंशन लगाया जाता है कि भैया कभी अनइंटेंशनल और एक्सीडेंटल यूज हो गया न्यूक्लियर वेपन का तो हम क्या करेंगे। ये सुनो दोस्तों, आपको पता ही होगा बहुत सारी वॉर में कभी कभार अनइंटेंशनल या एक्सीडेंटल यूज हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये जो बातें हो रही है, ठीक है, दिस इज हैपनिंग इन यूनाइटेड नेशन इन अ कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। 1979 से ये मल्टीनेशनल डिसआर्मामेंट निगोशिएशन होता रहता है, ठीक है दोस्तों। ओवरऑल अगर हम बात करें, ठीक है, ओवरऑल हम बात करें, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट और उसमें अभी तक करीबन 65 यू कैन से मेंबर्स हैं। दोस्तों इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है। इंडिया बोलता है एक यूनिवर्सल, वेरीफाइबल, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल? भैया सब लोगों का होना चाहिए। ये सुनो भैया, ये देखिए वर्ल्ड में अलग अलग तरीके की ट्रीटी करी जाती है, पीटीबीटी, एनपीटी, सीटीबीटी। अब ये सब क्या करती है? ये बोलती है कि भैया कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। भैया आप लोगों को मतलब कौन? ये 5 लोगों को छोड़कर बाकी सब लोगों को कोई न्यूक्लियर आर्मामेंट नहीं बनाना है, ठीक है। इंडिया बोलता है ये गलत बात है। भैया यूनिवर्सल होना चाहिए ना, कि अगर हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ, ये सुनो, ठीक है, हमको रोका गया तो इनको भी रोकिए। ये सुनो, क्यों भैया ऐसा कि हमारा खून पानी और तुम्हारा खून खून? गलत बात है। ये सुनो भाई, तुम्हारी महबूबा महबूबा, हमारी महबूबा खरबूजा, गलत बात है। ये सुनो भाई, तुम्हारी खांसी खांसी, हमारी खांसी कोरोना, गलत बात है। ये सुनो, ऐसी चीज़ें है ना, इतना मजाक करना पड़ता है पढ़ाते पढ़ाते तब, ताकि एंटरटेनिंग बना रहे। बट एनीवे, यूनिवर्सल, वेरीफाइबल, लोग वेरीफाई कर सके। भाई वेरीफाई कौन करेगा? देयर इज अ बॉडी विच इज कॉल्ड IAEA। व्हाट इज अ बॉडी? IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, विच इज अ ग्लोबल बॉडी। दोस्तों IAEA को पॉपुलरली बोला जाता है एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ओके। दिस इज यूनाइटेड नेशन की फैमिली की ऑर्गेनाइजेशन है। ये न्यूक्लियर फील्ड में इंटरनेशनल कोऑपरेशन लाने में मदद करती है। 1957 में इसको बनाई गई थी। ये सन उसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। आपको पता होगा वियना इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू लिव, ओके। ऑस्ट्रिया लिख रहा था मैं तो, ऑस्ट्रिया, ओके। वन ऑफ द यू कैन से बेस्ट सिटी टू लिव इन इज कॉल्ड वियना, ओके। एनीवे, सो दोस्तों ये IAEA वेरीफाई करता है, ठीक है, वेरीफाइबिलिटी की बात हो रही है। एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, आई एम श्योर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब क्या है। इंडिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू किया था 1974 में, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, ओके। 1974 का जो प्रोग्राम था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट मिशन हुआ करता था। इंदिरा गांधी ने इसको अप्रूव किया था और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के दौरान, ठीक है, हमने सेकेंड राउंड ऑफ न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी, ओके। हाउएवर इंडिया मेंटेन्स, अच्छा साथ में एक और जीके का सवाल बताइए दोस्तों, 1998 में हमने जो न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी उस न्यूक्लियर टेस्टिंग का कैसे कोड नेम क्या था, है ना? प्लीज डोंट टेल मी, है ना, परमाणु, है ना, दैट्स द मूवी का नाम, ओके। एनीवे, सो इंडिया मेंटेन्स नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, कि भैया हम पहले कभी यूज करेंगे नहीं, ठीक है। मेरा मानना है कि इन द न्यू वर्ल्ड, ठीक है, जब लोग बोलते हैं कि भाई नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को, है ना, हमें रिवैम्प करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, बिकॉज बाजू में वी हैव पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है, वो लोग तो ऐसी बातें मानते नहीं है, ये सुनो। पर मेरा मानना है कि हमारा ये कमिटमेंट नो फर्स्ट यूज, ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट गिव्स अस अ काइंड ऑफ पावर, ओके, इन द वर्ल्ड विच इज अ लेजिटिमेट पावर। कल उठ के कुछ बड़ा प्रॉब्लम हुआ, है ना, तो वी हैव अ लेजिटिमेट पावर, वी मे गेट यू कैन से इमीडिएट बिग ब्लो, ओके, हमें बड़ा नुकसान हो सकता है शुरुआत में, ठीक है, ऑब्वियसली जिसकी कोई भरपाई भी नहीं करी जा सकती, बट उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नॉन वायलेंस के विचार के द्वारा मुझे लगता है कि ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को रिवैम्प करने की आवश्यकता नहीं है,
ओके, दिस इज वेरी क्रूशल. नाउ इंडिया जब ये बोलता है कि नो फर्स्ट यूज, ओके, तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए, ओके, आपके मन में ये सवाल पैदा होगा कि भैया क्यों भाई ऐसा, है ना, हम नो फर्स्ट यूज करेंगे, ओके, तो कोई ना कोई सामने वाला हम पे अटैक करेगा. अब आप समझ सकते हैं कि ये एक क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस पॉलिसी के मुताबिक है. ना व्हाट यू मीन बाय, यू कैन से डेटरेंस. डेटरेंस का मतलब होता है, ठीक है, डेटरेंस का मतलब होता है कि लोग आपकी इस एक्शन से डरते हैं, ओके, है ना, लोग आपकी इस एक्शन से डरते हैं और डरेंगे भी भैया, दैट्स कॉल्ड डेटरेंस, है ना, बहुत अच्छी बात है. ओके, अब आप देखें कि इंडिया इनमें से कोई भी ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है, भले वो पीटीबीटी हो, विच इज पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी. पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी ये बोलता है कि भैया हमें न्यूक्लियर वेपन्स को एटमॉस्फेयर में, अंडर वाटर में, आउटर स्पेस में, ठीक है, हम टेस्ट नहीं कर सकते. ओके, ठीक है दोस्तों, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ पीटीबीटी. हाँ, वी कैन डू दिस टेस्ट एक्सप्लोजन इन अंडरग्राउंड. Okay, India is a member of this PTBT. However, India is not a member of NPT. Okay, दोस्तों, what is NPT? NPT is Treaty for Non-Proliferation of Nuclear Weapon. Okay, 190 पार्टीज आर देयर, जो यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस ने चालू करा था ये सनो, और ये बोलते हैं कि भाई हम कमिट करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में डिसआर्मामेंट करेंगे, पर डिसआर्मामेंट हमारी तरीके से होगा. इंडिया बोलता है कि हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे. ये सनो, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, साउथ सुडान, नॉर्थ कोरिया, इन्होंने ऑब्वियसली बोला है कि भाई हम इसको साइन नहीं करेंगे. ओके, ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने साइन किया था पर बाद में विड्रॉ कर दिया. यही एनपीटी का पंगा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा. ये एनपीटी को हम वापस रिवैम्प करेंगे जब जेसीपीओए के बारे में बात करेंगे. ओके, फिर आता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी. ठीक है, सो दोस्तों, कोई भी तरीके का न्यूक्लियर वेपन, नया न्यूक्लियर वेपन नहीं करना है. ओके, नहीं डेवलप करना है. ओके, दिस इज हाउ दी सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी. ओके, ठीक है. सो दोस्तों, इंडिया ने इस सीटीबीटी को रेटिफाई किया नहीं है. ओके, इंडिया ने, मतलब दिस इज अ लीगली बाइंडिंग अगेंस्ट अग्रीमेंट अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग. इंडिया ने उसको रेटिफाई किया नहीं है. भैया सीटीबीटी को चाइना ने भी नहीं किया है, यूएसए ने भी नहीं किया है, ये सनो, ईरान, पाकिस्तान, इजराइल, इजिप्ट, किसी ने रेटिफाई किया नहीं है. बट एनीवे, दिस पीपल आर फोर्सिंग अस टू डू इट, एंड देन दैट इज ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन. दिस इज ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव है. ठीक है, 2017 में ये एक तरीके से देखा जाए तो ये अडॉप्ट किया गया था, यू कैन से, और ये रेटिफाई हो गया है फाइनली. ओके, इट इज अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट. It is prohibiting member states from developing, testing, producing, manufacturing, acquiring, possessing और stockpiling nuclear weapon. ठीक है, कोई तरीके का न्यूक्लियर वेपन आपको पाइल अप करना नहीं है. दोस्तों, ये जब न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में बात हो रही है तो न्यूक्लियर के दो तरीके के यूसेज होते हैं. एक होता है सिविल पर्पस, ठीक है, और दूसरा मिलिट्री पर्पस. हम अभी तक जो भी बात करें वो मिलिट्री पर्पस के बारे में बात करें. इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ TPNW. हाउएवर, इंडिया wants न्यूक्लियर का भरपूर यूसेज फ्रॉम अ, यू कैन से, नॉट फ्रॉम अ मिलिट्री परस्पेक्टिव बट फ्रॉम द सिविल परस्पेक्टिव. इंडिया में बहुत सारे, यू कैन से, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये सनो, और इंडिया उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है. ये सनो भैया, दोस्तों ये समझिए, बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे फ्रांस नाम का देश, ठीक है, वहाँ पे करीबन 70-80% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर से सप्लाई होती है. और फिर वहाँ लोग घूमने जाते हैं और बोलते हैं अरे वाह, वहाँ तो कोई भी, मतलब धूल वूल दिख नहीं रही है ना. तो भैया धूल दिखेगी क्यों, वहाँ पे कोल से पावर थोड़ी जनरेट होता है, ठीक है ना, हवा में एमिशन थोड़ी होता है. ठीक है, एनीवे, सो इंडिया सिविल पर्पस के लिए काम करना चाहता है. ये सुनो दोस्तों, जब इंडिया सिविल पर्पस पे काम करना चाहता है, ठीक है, तो इंडिया ने कोशिश करी है. ओके, इंडिया ने कोशिश करी है दैट वी विल बी मेंबर ऑफ वेरियस अग्रीमेंट्स, है ना, वी विल बी मेंबर ऑफ वेरियस अग्रीमेंट्स सो दैट वी टेल टू द वर्ल्ड दैट वी आर नॉट एग्रेसिव पीपल. ओके, ठीक है दोस्तों, इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था 1974 का,
उसकी वजह से लोगों को लगा कि अरे भैया इंडिया तो बुरा देश है, ये सनो, फिर वापस 1998 में करा तो बोला इंडिया बुरा देश है, ठीक है। हालांकि हमें वैसे नहीं है, ठीक है, हमने कभी वॉर चालू करी नहीं है। हमने ज्वाइन किया था MTCR 2016 में, विच इज कॉल्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, मतलब मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी होगी उसको हम कंट्रोल करेंगे, हम अनाप शनाप मिसाइलें नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम अनाप शनाप लंबी लंबी दूर दूर जाने वाली मिसाइलें नहीं बनाएंगे, हम जो जितनी एक नॉर्मल कैपेबिलिटी वाली मिसाइल हो वो बनाएंगे। सिमिलरली वासेनार अरेंजमेंट, ठीक है, 2017 में हमने उसको साइन किया था। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हमने साइन किया था 2018 में, ठीक है। दोस्तों ऐसे जो डिसआर्मामेंट के जो महत्वपूर्ण एक से ग्रुप है, ठीक है, वो ग्रुप में हम ये 3 के मेंबर हैं। NSG न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप हम उसके मेंबर नहीं है, ठीक है। क्यों? बिकॉज चाइना अप्रूव नहीं करता है, चाइना का अप्रूवल चाहिए। ये सुनो, ये सेफगार्ड अग्रीमेंट होते हैं। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अगर मेंबर बन गए तो हमें बड़ा फायदा होने वाला है। कैसे फायदा होने वाला है? ये सुनो, फायदा ये होने वाला है कि हम सिविल पर्पस के लिए न्यूक्लियर रॉ मटेरियल, है ना, न्यूक्लियर फ्यूल हम एक से रेंट पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर, विच इज अगेन से ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में। दोस्तों, ईरान न्यूक्लियर डील इज पॉपुलरली नोन एज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इट इज एन अग्रीमेंट ऑन ईरान न्यूक्लियर प्लान, उनके प्रोग्राम के अंदर। ये 2015 में वियना ऑस्ट्रिया में साइन हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ईरान अगेन से प्लस P5+1 नेशन। P5 कौन है भैया? ये रहे आपके सामने P5। ये सुनो, यही तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है। ये सुनो, इंडिया भी अभी नॉन परमानेंट मेंबर में इलेक्ट होकर आया था। याद है आपको कितने साल का परमानेंट कितने साल का नॉन परमानेंट सीट होता है, बताइए। ओके, तो ये 5 प्लस जर्मनी वॉज अ पार्ट ऑफ दिस न्यूक्लियर डील। ओके दोस्तों, ये ईरान न्यूक्लियर डील इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके दोस्तों, ये 2015 में साइन हुई थी। न्यूक्लियर डील को प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2018 में अगेन से उसको रोक दिया था। ऐसा माना जाता है कि जॉय बाइडेन साहब समझदार आदमी है, इसको करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि जो शाह ऑफ ईरान था, उन्होंने 1968 में NPT साइन किया था और बाद में उस देश ने 1970 में उसको रेटिफाई कर दिया था। ये सुनो, सो दोस्तों, ये जब उन्होंने साइन कर दिया तो ईरान के जो बड़े बड़े रिवोल्यूशनरी प्लान थे वो पूरे खत्म हो गए, ठीक है। ऑब्वियस है ना, मतलब आप न्यूक्लियर का कुछ काम नहीं कर सकते हो, वो उन्होंने साइन कर दिया। ये सुनो, तो ईरान के बड़े बड़े साइंटिस्ट, है ना, ईरान के बड़े बड़े साइंटिस्ट देश छोड़ के भाग गए। कहाँ चले गए? USA चले गए, मतलब बाकी अलग अलग जगह पे चले गए। तो क्वालिटी लोग तो चले गए। अब 1980 में, ठीक है, ईरान ने पाकिस्तान की मदद से, ठीक है, चाइना की मदद से, रशिया की मदद से, ठीक है, ओके, जो AQ खान करके जो पाकिस्तान के भाई साहब थे, उन लोगों की मदद से उन्होंने ये न्यूक्लियर प्रोग्राम वापस चालू किया। ओके, अब वो ऑब्वियसली मतलब वो बोलेंगे पीसफुल पर्पस के लिए, ठीक है ना। कब चालू किया? 1980s में। समझिएगा, ये NPT और ये 2015 में JCPOA आया, उसके पीछे का मतलब सिचुएशन कैसे हुआ है। ओके, ईरान ने बोला हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पस के लिए लेकर आएंगे, पर वेस्टर्न पावर उस बात को माना नहीं, है ना। ओके, और ईरान मिडल ईस्ट नेशंस के साथ, क्योंकि शिया सुन्नी की लड़ाई की वजह से दे आर नॉट अगेन से हैविंग गुड टर्म्स, सो दोज मिडल ईस्ट वाज आल्सो नॉट वेरी हैप्पी विथ इट, ठीक है। सो देयरफॉर दे वर सेइंग कि भैया ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और 2000 की साल में ईरान के ऊपर इतने सारे सैंक्शन लगा दिए गए, उनको यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं मिला, हैवी वाटर का जो प्लांट उन्होंने लगाया था उसको बंद करने के बारे में बात करी, और फिर फाइनली इतने बड़े बड़े जो सैंक्शन लगा दिए, उसके बाद ईरान थोड़ा सा टूट गया। ईरान ने बोला कि भैया चलो हमें बात तो माननी पड़ेगी, ठीक है। एंड देयर बाय व्हाट वी आर डूइंग इज वी साइन दिस JCPOA। ओके, JCPOA का फुल फॉर्म आपको पता ही है, विच इज नोन एज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। ये इन्होंने चालू कर दिया। ओके, नाउ द P5+1 का जो अग्रीमेंट हुआ, उसके अंदर ईरान ने बोला दैट दे आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस
हाईली एनरिच्ड यूरेनियम और प्लूटोनियम, ठीक है, हम नहीं बनाएंगे, हाईली एनरिच नहीं बनाएंगे, ओके। और उन्होंने बोला कि हमारी जो फैसिलिटीज है न्यूक्लियर प्लांट की, किधर किधर है उनकी, फोर्डो, नाटांस एंड आरक, ठीक है, ये 3 जगह पे है। ये 3 जगह पे हम सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेशन का काम करेंगे, ओके। हम इस जगह पे पावर जनरेशन का काम करेंगे। हम यहाँ पे कोई भी तरीके से, ठीक है, कोई भी तरीके से इसको नेगेटिव वे में, इन द सेंस कि हम इसको गलत तरीके से यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। दिस इज हाउ दे कमिटेड, दिस इज हाउ द आइडिया डेवलप्ड ऑफ, यू कैन से, ईरान। बहुत अच्छी बात है, फोर्डो प्लांट के अंदर, नाटांस प्लांट के अंदर, आपको पता होगा इसके ऊपर कुछ अटैक भी हुए थे, हम 2 मिनट में देखते हैं। ये सनो यूरोपियन यूनियन ने बोला कि, और यूनाइटेड नेशन, और यू कैन से ये जो P5+1 है, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम आपके ऊपर के सैंक्शंस हटा देते हैं, ठीक है। दोस्तों, इंडिया ने इस तरीके के जो यू कैन से सिचुएशंस क्रिएट हुई, जो JCPOA की वजह से रिस्ट्रिक्शंस निकले गए तो ईरान के ऊपर से, तो इंडिया ने उसका फ़ायदा उठाया। इंडिया ने चाबार पोर्ट बना के दिया, बंदर अब्बास पोर्ट के ऊपर मदद करी, ठीक है। ऑब्वियसली इंडिया ने अपना भी बेनिफिट लिया था, क्योंकि वहाँ पे चाइना ग्वादर पोर्ट बना रहा था पाकिस्तान में, तो हमने कोशिश करी कि भैया हम लेकिन से हम इसको इस तरीके से लेकिन से काम करेंगे। अब आपको पता होगा, लेकिन से ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ठीक है, ओके, ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ठीक है, जो अलग अलग तरीके के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, और 2020 नवंबर में, ठीक है, मोहसन फकरीजादे वॉज असैसिनेटेड। उसके पहले कुछ और भी बड़े बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा गया था, ठीक है, क्योंकि मतलब ये लोग मेहनत करते हैं ना, अच्छे अच्छे न्यूक्लियर एक्टिविटी बनाते हैं, ये सनो। सो मसूद अली मोहम्मदी, मजिद शाहिरारी, ठीक है, दरिया रजनदेहा, ठीक है, मुस्तफ़ा अहमदी रोशन, ये सबको मारा गया था। और जो लेटेस्ट मारे गए थे वो थे मोहसन फकरीजादे। नवंबर 2020 में उनका एसेसिनेशन किया गया था, ये सुनो, ठीक है। अभी मतलब इस तरीके से एसेसिनेशन हुआ कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि भैया किसने किया। यूएसए ने करा, अरब कंट्रीज ने करा, ठीक है ना, इजराइल ने करा, ठीक है। ऑब्वियसली ईरान तो बोलता है कि भैया यूएसए सपोर्टेड बाय इजराइल हैज डन इट, है ना, यूएसए बोलता है हमने नहीं करा है। बट एनीवे, इस तरीके के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी नाटांस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर कुछ अटैक भी हुआ था, चलिए बताइएगा आप मुझे, ओके। सो ये कहानी हुई, और इसके साथ साथ एक सिप्री का रिपोर्ट भी आया। नाउ व्हाट इज दिस सिप्री रिपोर्ट? सिप्री का फुल फॉर्म क्या है भैया? सिप्री एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जो बताता है कि भाई इंटरनेशनल पीस के लिए क्या करना चाहिए। सो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके, जो ईयरली एक रिपोर्ट निकालता है, ओके। और इस ईयरली रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बोला कि देयर आर 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स, और 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स में नंबर काफ़ी बढ़ने लगे हैं, ठीक है। इंडिया के पास करीबन 156 लेकिन से न्यूक्लियर वॉर हेड है, और हमारे जो बाजू वाला देश है हमारा लेकिन से पाकिस्तान है, वहाँ पे 165 है, ठीक है। इंडिया के पास पहले 150 था, हमने 6 बढ़ा दिए, इनके पास 160 थे, इन्होंने 5 बढ़ा दिए, ठीक है। वैसा चाइना के पास तो 320 से 350 बढ़ गए, और 90% ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स आर विथ यूएसए एंड रशिया टुगेदर, ओके। सो सिप्री ऐसे 164 देश के बारे में बात करता है, उसमें से सबसे ज़्यादा आर्म्स इंपोर्टर है, ठीक है, इंपोर्टर मतलब जो सबसे ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है। तो उसमें नंबर 1 है सऊदी अरेबिया, नंबर 2 इंडिया है, ठीक है, ओके। और जो सबसे ज़्यादा स्पेंड करते हैं मिलिट्री में, सो दैट इज नंबर 1 इज यूएसए, और नंबर 2 है चाइना, okay. So I think this is pretty okay with everyone, and obviously India has now become the highest spender in the world, third highest spender in the world, ठीक है। This is how the scenario which is coming up. I hope this is very clear to you. हिरोशिमा नागासाकी का जो इवेंट हुआ था 1945 में हुआ था, okay. चलिए, great. I hope this is entirely clear to you. All the best.